पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के सभी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हम स्ट्रेट लाइंस जो नॉर्मली पढ़ते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग में, अलग अलग लाइंस के फॉर्मेट को, उसके इक्वेशन को, उसके कॉन्सेप्ट्स का भी यूज करेंगे इनमें। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को पढ़ने से पहले हमें एक टर्म पता होना चाहिए, दैट इज होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन, और ये स्पेसिफिकली सिर्फ इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड टर्म नहीं है। ये होमोजीनियस टर्म हम लोग मैट्रिक्स में भी पढ़ते हैं, तो इसका एक बेसिक मतलब पता होना चाहिए। सो होमोजीनियस इक्वेशन में अगर हम स्ट्रेट लाइन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इसका डेफिनेशन ये होता है कि कोई भी इक्वेशन जिसमें हम लोग RHS को जीरो रखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है उसमें हर एक टर्म में अगर दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, तो उनके टर्म में जो पावर है उनका ऐड करने पे सेम ही रिजल्ट आए। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेता हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन। एन इक्वेशन in which sum of powers of x and y in every term is same। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें x और y जो इनके पावर्स हैं उनका सम हर एक टर्म में सेम रहेगा, और यूजुअली हम लोग RHS को जीरो रखते हैं, जैसा कि मैट्रिक्स में भी AX इज इक्वल टू वो लिखते थे, यानी जीरो मैट्रिक्स। तो वहाँ पे ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाता था। एनीवेज, अब यहाँ पे अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूँ तो लेट अस सपोज ये AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस 2HXY इज इक्वल टू जीरो। ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है क्योंकि राइट हैंड साइड में जीरो है, और लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे x पे पावर 2 है, यहाँ y पे पावर 2 है, तो यहाँ x और y के ऊपर जो पावर है उनको ऐड करने पे भी 2 आ रहा है। तो हर जगह पे एवरी टर्म अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो x और y इन दोनों के ऊपर जो पावर है उनका एडिशन करने पे जो आंसर आ रहा है दैट इज 2 ओनली। अब यहाँ पे कंफ्यूजन किसी को हो सकता है कि यहाँ तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो वहाँ सम की बात कहाँ आ रही है, ये जो सम ऑफ पावर की बात कही जा रही है। तो उसको भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ ए एक्स स्क्वायर है तो उसे हम वाई पे पावर जीरो भी बगल में लिख सकते हैं, क्योंकि वाई पे पावर जीरो तो 1 है। यहाँ बी है तो यहाँ एक्स पे पावर जीरो और वाई पे पावर 2 लिख सकता हूँ, और लास्ट में ये 2HXY। तो अब वो सम वाली जो बात लिखी गई है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि हर एक टर्म में मैं पावर्स को ऐड कर रहा हूँ एक्स और वाई के ऊपर जो पावर्स है। तो ये 2 + 0 हो या 0 + 2 हो या फिर यहाँ लास्ट में 1 और 1 हो, तो हर एक इंडिविजुअल जो टर्म है उसमें अगर हम ऑब्जर्व करें, ये पहला टर्म था, ये दूसरा टर्म था, और ये तीसरा टर्म था, तो हर एक टर्म में ये पाया गया कि जो सम ऑफ पावर्स है वो 2 है। और इसी वजह से ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन, जिसकी डिग्री यहाँ पे क्या होगी 2। अब जहाँ पे जितना वो सम आएगा वो उसकी डिग्री होगी, सो डिग्री इज 2। सो ये जो इक्वेशन है दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ठीक है, अब यही हम लोग यूज करेंगे अपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में। सो सबसे पहले देखते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू द ओरिजिन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू द ओरिजिन। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली हम लोग किसी भी तरीके का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि वैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की स्टडी करने जा रहे हैं जो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक केस लेकर के चल रहे हैं, कोई ये जनरल इक्वेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन से पास करने वाले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की बात हो रही है। मतलब कुछ ऐसा हो कि ये ओरिजिन है तो एक लाइन यहाँ से पास किया, दूसरा भी ऐसे ओरिजिन से पास कर रहा हो, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन L1 L2 इनकी बात यहाँ पे चल रही है। ठीक है, सो अब यहाँ पे सबसे पहला जो काम हमें करना है वो ये कि एक रिप्रेजेंटेटिव इक्वेशन इसका लिखना आना चाहिए। तो वो कौन सा इक्वेशन है जो इस तरीके की चीज को सेटिस्फाई करेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है इसलिए डिग्री 2 होगी। तो यहाँ पे मैं AX स्क्वायर प्लस, अगर देखा जाए तो 2HXY और प्लस BY स्क्वायर,
इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यहाँ से जो दो इक्वेशन आएंगे बेसिकली वो रिप्रेजेंट करेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। जैसे मैं एग्जांपल के साथ इसको शो करता हूँ। लेट अस सपोज हमारे पास y इज इक्वल टू 2x है, ये भी ओरिजिन से पास करने वाला एक लाइन है, और दूसरा लाइन y इज इक्वल टू 3x है, ये भी ओरिजिन से पास करेगा। अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं तो ये है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये L1 लाइन है। और L2 लाइन की बात करूं तो ये 3x माइनस वाई है, दैट इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पे हम इंडिविजुअल लाइंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात आई तो हम इकट्ठे एक साथ इक्वेशन लिखना चाहते हैं, ना कि सेपरेट सेपरेट लाइंस की स्टडी करना चाहते हैं, वो इसके पहले ही हो चुकी होती है। तो अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का डायरेक्ट इक्वेशन लिखना है तो उसमें इन दोनों लाइन के इक्वेशन को हम LHS को मल्टीप्लाई करें, और RHS भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 इंटू 0 0 आएगा। अब इसे अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2x इंटू 3x ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, फिर ये 2x y से मल्टीप्लाई होकर माइनस 2xy बनेगा, ये माइनस वाई 3x से मल्टीप्लाई होकर माइनस 3xy बनेगा, और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो फाइनल इक्वेशन आया वो 6x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये जो फॉर्मेट आ रहा है हमारे पास, हमने स्टार्ट कहाँ से किया, L1 और L2 एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेके, जो क्लियरली हमें विजिबल था कि हाँ 0 0 से तो पास कर ही रहा है। आप यहाँ x 0 पुट करो y 0 आ जाएगा। तो L1 और L2 दोनों ही इक्वेशन हमने बड़ा ही सिंपल इक्वेशन लेकर के और इस बात को देखा कि ये जो फाइनल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ रहा है वो कुछ ना कुछ इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट से मैच कर रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इजीली कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू लिख सकता हूँ, सी नहीं, ए बी और एच की वैल्यू, यही कॉन्स्टेंट्स है यहाँ पे। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो ओरिजिन से पास करता हो। ओरिजिन से पास करता हो ये बात याद रखनी है, और वो विजिबल भी होता है। इस इक्वेशन में एक्स और वाई जीरो रखेंगे तो LHS वाला पार्ट जीरो आ जाएगा, तो बहुत ही क्लियरली विजिबल भी होता है। तो अगर मैं ये जो इक्वेशन मैंने नीचे ऑब्टेन किया है यहाँ पे लिखता तो क्लियर कट मुझे ए बी और एच की वैल्यू विजिबल थी। ए इज इक्वल टू 6, 2h की वैल्यू -5 और b की वैल्यू 1, ये हम यहाँ से समझ सकते हैं। सो आई होप कि यहाँ तक जो अंडरस्टैंडिंग है कि इक्वेशन को लिखेंगे कैसे, अगर सिंपली बात करें ओरिजिन से पास करने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब इसमें कुछ और मैनिपुलेशन करके देखते हैं। जैसे जो इक्वेशन है जनरल होमोजीनियस इक्वेशन, जनरल होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जनरल होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल्स हैं इन एक्स एंड वाई। ये हम लोग लिखते हैं कैसे, इसको पहले दोबारा से लिखेंगे। दिस इज एक्चुअली ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जितना आप रिपीटेडली इसको लिखेंगे उतना ही अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद होता चला जाएगा। अब इसमें मैं एक्स स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड कर देता हूँ तो ये बनेगा a प्लस 2hy/x और प्लस b y/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करके लिखता हूँ, y/x होल स्क्वायर वाला टर्म पहले, फिर 2hy/x और फिर फाइनली यहाँ पे a एज ए कांस्टेंट। तो ये क्वाड्रेटिक के जैसा फॉर्म बन रहा है। और उसमें भी अगर मैं इसको और सिंपल तरीके से विजुलाइज कराने की कोशिश करूँ तो जैसे अगर इस y/x की जगह पे मैं कोई कैपिटल X जैसा चीज यहाँ पे आपको लिखने के लिए कहूँ तो एक्स स्क्वायर हो गया, इस स्मॉल b को मैं कैपिटल A लिख दूँ, यहाँ पे 2h की जगह पे कैपिटल B लिख दूँ, क्योंकि ये है तो कांस्टेंट ही, तो आप किसी भी टर्म से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर से ये y/x है और फाइनली ये a स्मॉल है, वहाँ पे मैं c लिख दूँ कैपिटल। तो उस हिसाब से ये एक क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में आ रहा है। द ओनली थिंग इज डिफरेंस क्या है कि कैपिटल एक्स की जगह सिर्फ यहाँ पे स्मॉल y/x है, बट है तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही। सबसे पहले पावर 2 है, फिर पावर 1 और फिर कांस्टेंट। तो ये थोड़ा विजिबल होना चाहिए, डायरेक्ट दिखना चाहिए कि हाँ ये क्वाड्रेटिक है बट y/x के पावर्स में है। तो इस क्वाड्रेटिक से अगर ये फील हो गया कि हाँ ये वाला एक्सप्रेशन
लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 अगर क्वाड्रेटिक को फॉलो कर रहा है तो वहां से हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में जब x होता था तो x को बोलते थे रूट, x की वैल्यू को ही हम क्या बोलते थे, रूट या फिर सॉल्यूशन, जिसपे ये 0 हो रहा होता था। वैसे ही यहाँ पे जब हम लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन 1 का जो सॉल्यूशन होगा वो y बाई एक्स होगा, ना कि x या ना कि y, क्योंकि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक होता है जिसपे पावर होता है उसी की वैल्यू हम लोग निकालते थे इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके। तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू एक रूट अल्फा दूसरा बीटा हम एज्यूम करते थे उस तरीके से। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो y बाई एक्स के ऊपर पावर है, तो जो आंसर आएगा इस क्वाड्रेटिक का वो y बाई एक्स के फॉर्म में आएगा। तो उस y बाई एक्स को ही हम रूट बोलेंगे। तो y बाई एक्स को अगर मैं चाहता तो अल्फा और बीटा दो रूट मान सकता था, जो भी वैल्यूज आती, और दो वैल्यू तो आती ही क्योंकि क्वाड्रेटिक है। बट y बाई एक्स स्पेसिफिकली एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो चीज क्या है, अगर किसी ट्रायंगल में हम देखें तो ये अगर y है, ये x है, तो ये एंगल पर्टिकुलर थीटा हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स हो गया। और यही हम रिप्रेजेंट करते थे स्ट्रेट लाइन में m से, जो कि स्लोप कहलाता था। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा चीज बन गया कि इस एक्सप्रेशन का जो रूट आएगा वो बेसिकली स्लोप के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए इस अल्फा और बीटा की जगह पे मैं स्पेसिफिकली m1 और m2 यूज करूंगा। और उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि y बाई एक्स स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, होता ही है वो स्लोप। तो इस वजह से जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के वो बेसिकली m1 m2 हो गए। और अब मैं m1 प्लस m2 लिख सकता हूँ और m1 इंटू m2 लिख सकता हूँ। तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि ये माइनस ऑफ b होता था। तो यहाँ पे इस इक्वेशन 1 में जो माइनस ऑफ b लिखेंगे वो माइनस ऑफ 2h लिखेंगे। सो माइनस 2h बाई बी। और m1 इंटू एम की बात करें तो ये कांस्टेंट अपॉन जो स्क्वायर वाला टर्म होता है उसका कोफिशिएंट, तो ये a बाई बी। सो दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फ्रॉम दिस इक्वेशन। यहाँ से ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकल के आ गए कि जनरल होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, जो कि एक ऐसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो ओरिजिन से पास करे इस फॉर्म में, उसके दो सॉल्यूशंस m1 और m2 आए, जिनका एडिशन हम करके लिख सकते हैं माइनस टू एच बाई बी, और m1 m2 लिख सकते हैं a बाई बी। तो अगर ये इक्वेशन पता है तो डायरेक्टली यहाँ से हम यहाँ जंप कर सकते हैं। सो दैट इज वाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब और आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या और किया जा सकता है। तो दो हेडिंग हम पढ़ चुके हैं, पहला हमने होमोजीनियस इक्वेशन देखा, दूसरा हमने जनरल जो इक्वेशन आया था उसके थ्रू m1 प्लस m2 और m1 m2 निकाल लिया। अब जो तीसरा हेडिंग है, आगे बढ़ते चलेंगे एक एक सीक्वेंस में। तो तीसरा हेडिंग यहाँ पे है एंगल बिटवीन लाइन बिटवीन लाइंस, क्योंकि एक लाइन में तो कुछ एंगल होगा नहीं, दो लाइंस होनी चाहिए। एंगल बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये कैसा एंगल का बात यहाँ पे चल रहा है उसको पहले समझने की कोशिश करें। ये किसी भी L1 और L2 लाइन के बीच के एंगल की बात यहाँ नहीं हो रही, ये ऐसे एंगल्स की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे स्पेसिफिकली बात हो रही है कि इस इक्वेशन के द्वारा जो लाइंस रिप्रेजेंट होती हैं उन लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा। और ये हम लोग ग्राफिकली पहले ही इस बात को देख चुके हैं, इसको अच्छी तरीके से भांप चुके हैं कि ये इक्वेशन उन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है जो ओरिजिन से पास करते हो। तो ओरिजिन ये रहा, और ओरिजिन से पास करने वाली एक लाइन ऐसे हो सकती है, दूसरी लाइन ऐसे हो सकती है L2। तो ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा इन दोनों लाइंस के बीच में, लेट्स से अगर मैं इस एंगल को यहाँ पे ऐसे मार्क कर देता हूँ थीटा, तो ये भी एंगल हो गया। और इसके अलावा भी एंगल बनेगा। इसके अलावा कौन सा एंगल बनेगा, अगर आप ऑब्जर्व करें तो इधर बचा हुआ जो पोर्शन है ये पाई माइनस थीटा हो गया, राइट। तो आप इधर से मेजर करें तो थीटा हो गया, अदरवाइज ये दूसरा वाला एंगल पाई माइनस थीटा हो गया। तो इस तरीके से एंगल की मेजरमेंट हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पे एक एंगल निकालने की बात कर रहे हैं, ये थीटा वाला, ऑटोमेटिकली दूसरा वाला एंगल भी निकल सकता है। तो जो एम है यहाँ पे वो ये है कि हम एंगल निकालें, और एंगल में भी ये एक्यूट एंगल, जब भी एंगल बोले तो हमें
पहले फोकस करना है इस एक्यूट एंगल पे। एक्यूट मतलब 90 से कम वाले पे, ऑटोमेटिकली ये दूसरा वाला एंगल आ जाएगा। सो एक्यूट एंगल बिटवीन दीज लाइंस, बिटवीन L1 and L2 represented by above equation। तो हमेशा ये जो इक्वेशन है ना, ये इन्हीं टाइप के लाइंस को रिप्रेजेंट करता है जो ये ओरिजिन से पास करता हो। ऐसा नहीं कि कोई भी लाइन और उसके बीच का एंगल, ये फॉर्मूला जो भी हम डिराइव करेंगे वो बता देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि आगे और भी दूसरे टाइप के इक्वेशंस आएंगे तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इसलिए इस बात को बार बार अपने दिमाग में स्थिर करने की जरूरत है कि ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 ऐसे लाइंस को रिप्रेजेंट करता है जो ओरिजिन से पास कर रही हो। तो ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू, जो भी हम एंगल लिखते हैं या जो दो लाइंस के बीच में एंगल होता है उसका फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस में m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। अब ये जो फॉर्मूला है ये जनरल फॉर्मूला है, ये हमें पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई हम कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने अभी, दिस फॉर्मूला इज वैलिड एवरीवेयर। किसी भी टाइप का दो लाइन आप ले लें, L1 L2 कहीं से भी पास करता हो, अगर दोनों लाइन का स्लोप पता है, इसका m1 इसका m2, तो हम इजिली उसके बीच के एंगल, जो एक्यूट एंगल बन रहा है थीटा, उसके बारे में लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, अदरवाइज कोई और फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ता, बट सिंस ये जनरल फॉर्मूला है, दिस इज जनरल फॉर्मूला, कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने ये लिखा, अब बाद में मैं इस स्पेसिफिक केस जिसका यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ इसमें इसको अप्लाई करूंगा। तो m1 माइनस m2 जैसा तो मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन थी, m1 प्लस m2 का इन्फॉर्मेशन था, और वो वैल्यू कितनी थी, -2h/b। दूसरा इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास था वो था m1 इंटू m2, और वो इन्फॉर्मेशन था a/b। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनिपुलेट करूंगा। m1 माइनस m2 की जगह पे मैं पहले तो लिख सकता हूँ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और रूट अप्लाई कर सकता हूँ ताकि m1 प्लस m2 बन जाए, क्योंकि वही इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। अब इसमें से कुछ माइनस कर देता हूँ। माइनस में क्या करूँगा, क्योंकि m1 माइनस m2 भी तो लिखना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे -4m1m2 कर देता हूँ। अब ये जो अभी रूट के अंदर आएगा टर्म, अगर हम उसे सॉल्व करें तो ये आएगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1m2, ये टर्म आएगा रूट के अंदर। और रूट के अंदर इस टर्म को हम लिख सकते हैं m1 माइनस m2 का स्क्वायर, रूट उसको कैंसिल कर देगा, तो वापिस से यहाँ पे जो टर्म लिखा है मैंने m1 माइनस m2 स्टार्टिंग में फॉर्मूले में, वही चीज आ जाएगा। सो देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। और नीचे भी इसको चेंज करके हम लिख सकते हैं एज यूजुअल 1 प्लस m1 m2 लिख लेते हैं, इसमें चेंज नहीं करेंगे। अब फाइनली हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू जो हमें पता था वो सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो रूट ऑफ m1 प्लस m2 का स्क्वायर करेंगे तो वहां पे आ जाएगा 4h² बाई b² माइनस 4 टाइम्स m1 m2 करेंगे तो ये 4a/b आ जाएगा। सिंस यहाँ बी स्क्वायर है और अगले टर्म में नीचे बी है, मैं ऊपर नीचे बी का मल्टीप्लाई करके यहाँ भी बी स्क्वायर कर लेता हूँ, और ये नीचे बन जाएगा 1 प्लस a/b। अब जैसे ही ये बी स्क्वायर डिनोमिनेटर से बाहर आएगा, सिर्फ बी बचेगा, और रूट के अंदर 4 बाहर निकाल रहा हूँ तो वो 2 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा h² माइनस ab, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी बचा रहेगा, और बी सब कुछ कैंसिल हो गया होगा। तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ h² माइनस ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। तो अब मैं फाइनली यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ कि जो tan थीटा का एक्सप्रेशन आया फॉर एंगल बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई दिस इक्वेशन, यहाँ पे इस बात को बार बार लिखते चलना है कि ये फॉर्मूला किस लाइंस के लिए पढ़ रहे हैं, वो है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। इसके लिए जो L1 L2 लाइंस के बीच का एंगल आएगा उसके लिए हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 रूट ओवर h² माइनस ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। चाहे तो इस मॉड को हटा करके यहाँ पे प्लस -2 रूट ऑफ h² माइनस ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो ये अपना एक और फॉर्मूला आ गया जहां पे हम एंगल निकाल सकते हैं स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर केस के लिए। ठीक है,
क्योंकि अदरवाइज इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करके दो लाइंस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, फिर इसका m1 इसका m2 पता करना पड़ेगा, और फिर tan थीटा वाला जो जनरल फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तब भी आंसर आ जाएगा। बट उसके लिए आपको इस क्वाड्रेटिक वाले इक्वेशन को फैक्टराइज करके सॉल्व करना पड़ेगा। बट अगर ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट इक्वेशन को देख करके ही आप एक बार में ही tan थीटा का एक्सप्रेशन लिख करके एंगल निकाल सकते हैं। सो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ चुका है हमारे सामने। और अगेन अगर डायग्राम से मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो ये एंगल हम लोग कैसे मेजर कर रहे हैं, दिस इज जस्ट द एक्यूट एंगल जो हम मेजर करेंगे इनिशियली। ये L1 और ये L2 ओरिजिन से पास करने वाली लाइंस है, ये एंगल हम लोग मेजर करने में इंटरेस्टेड है थीटा। तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लेकर के हम यूजुअली सॉल्व करते हैं फॉर एक्यूट एंगल। सो पॉजिटिव इन द फॉर्मूला फॉर एक्यूट एंगल, और निगेटिव लेकर के दूसरा वाला एंगल निकल जाएगा जो कि हम लोग इधर बात कर रहे थे, ये एंगल पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अब इसमें और कुछ चीजें देखते हैं। ये जो अभी अभी हमारे पास इक्वेशन आया है, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हुई तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर लाइंस के लिए अगर L1 और L2 परपेंडिकुलर हो जाए, L1 परपेंडिकुलर L2, तो उस केस में हमें पता है कि tan थीटा अनडिफाइंड हो जाता है, क्योंकि हमें लिखना पड़ेगा sin 90 बाई cos 90, क्योंकि एंगल 90 हो गया। तो ये ऊपर 1 और नीचे 0 आ जाएगा जो कि अनडिफाइंड फॉर्मेट है। बट अगर हम लोग वहीं पे cot थीटा लिख लेते हैं तो cot थीटा में cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा लिखना पड़ेगा, और उस केस में अगर ये 90 होता है तो ये ऊपर वाला टर्म 0, नीचे वाला 1, तो आंसर आ जाएगा 0। इसलिए बड़ी ही चालाकी से हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन ये लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर लाइंस के लिए cot थीटा 0 होता है, और जैसे ही cot थीटा को 0 करेंगे हमें पता है कि cot थीटा यहाँ से लिखा जा सकता है इसी चीज का उल्टा, ये हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई प्लस माइनस 2 रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी। और जैसे ही इसको इक्वल टू 0 करेंगे हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन आ गया दैट फॉर परपेंडिकुलर लाइंस a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं इक्वेशन देख करके ही कि क्या इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाने वाले पेयर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। परपेंडिकुलर अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं कि कैसे परपेंडिकुलर हो सकता है, तो वो भी मैं यहाँ विजुलाइज करा देता हूँ। ये L1 ओरिजिन से पास कर रहा है, ये दूसरी लाइन L2 ये भी ओरिजिन से पास कर रही है, और इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। इस तरीके से बन सकता है। तो डायरेक्ट इक्वेशन दिया है अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस वी वाई स्क्वायर, तो हमें पता है कि L1 परपेंडिकुलर L2 जो इस लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, वो चेक करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 ये वेरीफाई करना है। a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, b क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशियंट। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0 फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। दूसरा, अगर लाइंस पैरेलल हुई तो उस केस में tan थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और उस केस में हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू 0। मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ गया। अब एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ये कंडीशन हो गया पैरेलल लाइंस के लिए। बट एक और ध्यान में यहाँ पे रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे ये लाइंस L1 L2 पैरेलल इस चीज को रिप्रेजेंट बिल्कुल नहीं कर रही। अब ये क्या बात होगी, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि पैरेलल को रिप्रेजेंट कर रही है, और फिर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ L1 L2 पैरेलल दिख तो रही है लेकिन फिर भी गलत है। फिर ये गलती क्यों हो गई, क्योंकि अगेन मैं याद दिला दूं कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं उन लाइंस की जो इस ओरिजिन से पास कर रही हैं, और ओरिजिन से पास करने वाली हम बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन थीटा इक्वल टू 0, यानी कि अगर ये L1 है तो दूसरे लाइन को हम लोग ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, ना ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में एंगल 0 है लाइंस के बीच में। मतलब दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है, ये L2 हो गया। सो बेसिकली यहाँ पैरेलल का मतलब एक्चुअल में पैरेलल इस तरीके का नहीं है जो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पैरेलल का मतलब कोइंसिडेंट है, मतलब लाइंस बेसिकली कोइंसिडेंट हो गई L1 और L2 मींस कोइंसिडेंट लाइंस।
तो जब भी एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आएगा, उस कंडीशन में हमें ये समझ जाना है कि ये जो ऊपर इक्वेशन मैंने लिखा है सबसे टॉप पे ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, उस केस में एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होते ही इस इक्वेशन द्वारा रिप्रेजेंट किए गए दोनों लाइंस जो कि ओरिजिन से पास करती हैं वो कोइंसिडेंट हो जाएंगी, उनके बीच का एंगल जीरो हो जाएगा। ये एक्चुअल मतलब होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का। जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीज भी पता चलेगी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी ये पैराबोला के केस में भी आता है, और तब ये कंफ्यूजन होने लगता है कि आखिर में ये एक ही चीज एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्ट्रेट लाइन में भी और पैराबोला दोनों में क्यों आ रहा है। तो उस कंफ्यूजन को मैं यहाँ दूर कर देता हूँ। पहले एक और इक्वेशन होता है इससे मिलता जुलता, जिसकी स्टडी हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो पहले हम लोग ये तीन टर्म्स देख चुके थे, बाद में सिर्फ एक एक वेरिएबल वाला टर्म आ गया, मतलब एक्स और वाई सेपरेटली, और प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन होता है। अब यहाँ से हमें दो पार्ट में स्टडी करनी होती है। एक पार्ट जहाँ पे एक टर्म होता है डेल्टा वो जीरो हो जाए, और एक पार्ट वो जहाँ पे डेल्टा सेम टर्म वो नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए। ये डेल्टा क्या है ये भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। डेल्टा की वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ये इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब इस इक्वेशन के थ्रू ही हम डेल्टा को निकाल सकते हैं और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। जो भी इक्वेशन दिया है उसमें हमारे पास ए है, बी है, लास्ट में सी है, फिर हम देख सकते हैं कि जी भी है, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे एच है। तो ए बी सी और एफ जी एच इनकी मदद से हम डेल्टा को निकाल सकते हैं। अब जैसे इस डेल्टा को कैलकुलेट करेंगे या तो ज़ीरो आएगा या तो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आएगा, या कि हम बोल सकते हैं कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर वो ज़ीरो आता है तो इसका मतलब हम लोग एक सेपरेट चैप्टर में हैं, और वो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब मैं पूरी कहानी को यहाँ पे इस तरीके से सम अप कर रहा हूँ कि कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की स्टडी चलेगी डेल्टा इज इक्वल टू जीरो में, और इसमें हमने आगे जा करके देखा कि ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में सबसे पहला एक फर्स्ट टॉपिक हमने लिया T1 टॉपिक, जिसमें हम लोग सिर्फ वैसी लाइंस की बात कर रहे हैं जो ओरिजिन से पास कर रही हो, टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। हमने सिर्फ इतने पार्ट की स्टडी की, ये पूरे इक्वेशन की स्टडी नहीं की जब एक बार डेल्टा इक्वल टू जीरो हो गया तो। और इसमें फिर हमने देखा कि ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ये जो कंडीशन आ रहा है ये फॉर कोइंसिडेंट लाइंस जिनको यूजुअली पैरेलल भी लिख दिया जाता है। तो ये सब कंडीशन हमने देखा, बट ये है लाइंस ही, ये कुछ इस तरीके से L1 भी है और उसी लाइन के ऊपर L2 भी है। तो ये हमने स्टडी की और ये कंडीशन हमें यहाँ पे एक बार दिखा था, बट आगे ये चल के कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए ये फ्लो चार्ट मैं यहाँ बना रहा हूँ। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो इस केस में एच स्क्वायर एंड ए बी डिसाइड्स व्हाट वी आर स्टडिंग। ये दोनों टर्म मिला करके फिर से डिसाइड करेंगे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो जाता है तो उस केस में ये बन गया पैराबोला, ये बन गया पैराबोला। अगर एच स्क्वायर अगर किसी इक्वेशन में हमने कैलकुलेट किया और देखा कि एक्चुअल में ए और बी इक्वल है, ए और बी इक्वल है, एंड एच ही नहीं है, एच वाला टर्म ही गायब है पूरा, एच इज इक्वल टू जीरो है, तो वो स्टडी हो रही होगी फिर सर्किल की। तो सर्किल में जो भी ए और बी टर्म है, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और बी क्या है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ए और बी दोनों सेम होंगे। अगर सर्किल का इक्वेशन है और उसमें कोई एक्स वाई वाला टर्म होगा ही नहीं, एच जीरो होता है, तो वो सर्किल की स्टडी चल रही है। तीसरा, अगर हम देखें तो तीसरे कंडीशन में आ जाता है एच स्क्वायर लेस देन ए बी, और ऐसा होते ही हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं इलिप्स की। ऐसे ही फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें तो एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो जाता है, और वो हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं हाइपरबोला की। ये हो गया हाइपरबोला।
और एक लास्ट जो हम यूजुअली एक दो सवाल करके छोड़ देते हैं, उसमें उतना हम लोग फोकस नहीं करते कोनिक सेक्शन में, कि एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो एंड साथ में ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो हो। तो ये स्टडी हो रही होती है ऑर्थोगोनल हाइपरबोला की, ऑर्थोगोनल हाइपरबोला। तो ये लास्ट वाला केस हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ याद रहे तो भी ठीक, नहीं तो भी उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसको इग्नोर करते हैं हम ऑर्थोगोनल हाइपरबोला को। बट ये चार हम सिलेबस में इसको पढ़ते हैं कोनिक सेक्शंस में। तो ध्यान ये रखना है कि यूजुअली ये इक्वेशन तो कॉमन है, और ये डेल्टा टर्म को हम कैलकुलेट करते ही हैं यूजुअली, उस इक्वेशन के थ्रू सारा टर्म हमें मिल जाता है। अगर डेल्टा इक्वल टू जीरो आ गया तो हम एक पूरी अलग ही दुनिया में होते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में। वहां हमें किसी और कोनिक से कोई मतलब नहीं। उसमें ये और कंडीशंस आ सकते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ गया, या हो सकता है कहीं पे एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आ गया, एच स्क्वायर कहीं पे लेस देन ए बी आ गया। तो अलग अलग केस बन सकते हैं। जैसे एच स्क्वायर अगर ग्रेटर देन ए बी आता, तो अगर मैं इस इक्वेशन से शो करूं tan थीटा वाले एक्सप्रेशन से, यहाँ पे हमने जो निकाला है, तो एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी मतलब रूट के अंदर कुछ वैल्यू आएगा पॉजिटिव, और उस केस में फिर ये जो आंसर आएगा tan थीटा का, वो एक वैलिड आंसर आएगा। मतलब ये जो कंडीशन है, ये टू रियल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। एक्चुअल में दो लाइंस होंगी, उनमें कुछ एंगल होगा, बट एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो गया, तो वहां पे उस रूट वाले टर्म को अगर हम ऑब्जर्व करें, ये वाला टर्म ये निगेटिव में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टू टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, और ए टू बी मल्टीप्लाई करने पे 10 की जगह पे लेट से 11 आ गया, और नीचे कुछ वैल्यू आ गया ए प्लस बी। तो ये तो टू रूट ऑफ -2 हो गया, ये तो इमेजिनरी के केस में चला गया। इसका मतलब लाइंस एक्चुअल में रियल लाइंस नहीं है, इमेजिनरी लाइंस हम बस सोच रहे हैं कि वैसा कुछ होगा, बट रियल में कोई लाइन नहीं है, तो ये इमेजिनरी लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। बट अगेन ध्यान ये रखना है कि ये सिर्फ हम लोग किस में स्टडी कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर जोन में है हम अभी, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, जो कि ओरिजिन से पास करने वाली लाइंस को ही रिप्रेजेंट करता है L1 L2। तो उनको मिला करके, L1 L2 को मिला करके जो इक्वेशन बनता है, वही ये इक्वेशन शो कर रहा होता है। सो इट इज कॉल्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट इज वाई। ये रीजन होता है क्योंकि दोनों लाइंस के कंबाइंड इक्वेशन को वो शो करता है, और उसमें ये सब अलग अलग केसेस बन रहे होते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो गया, तो एक ही लाइन आएगा जो कि कोइंसिडेंट है। एच स्क्वायर का टर्म अगर ग्रेटर देन ए बी आ गया, तो गलती से हम कहीं उसको हाइपरबोला ना कह बैठे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डेल्टा इक्वल टू जीरो, ये पूरा लेफ्ट साइड की स्टडी कर रहे हैं, ये अलग ही जोन है पूरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी अगर इस डेल्टा इक्वल टू जीरो वाले केस में है, तो इसका मतलब वो दो रियल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेस देन ए बी है तो इमेजिनरी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो वाले में आएंगे, इस राइट साइड के सेक्शन में, तब हम दोबारा से देखेंगे कि अब क्या क्या कंडीशन है। तो वहाँ एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आता है, तो हम स्ट्रेट लाइंस की बात नहीं करेंगे, अब हम बोलेंगे कि ये पैराबोला है। अगर ए इक्वल टू बी और एच इक्वल टू जीरो आता है, तो बोलेंगे कि सर्किल है। एच स्क्वायर लेस देन ए बी आता है, तो हम बोलेंगे कि ये एलिप्स है। एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आता है, तो हम बोलेंगे कि हाइपरबोला है। और साथ में अगर ए प्लस बी जीरो हो जाए, तो उसी हाइपरबोला को ऑर्थोगोनल हाइपरबोला भी बोल देंगे। तो ये पूरी की पूरी कहानी होती है। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो एंट्री पॉइंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में, वो इसी बेसिक्स के ऊपर है कि आपको कितनी क्लैरिटी है इन चीज़ों पे। और फिर हम आगे ये भी देखेंगे कि इन सभी टर्म्स को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, जहाँ पे पैराबोला के केस में एक टर्म आएगा ई इसेंट्रिसिटी, उसकी वैल्यू 1 होती है। सर्किल के केस में वो 0 होती है। इलिप्स के केस में वो लेस देन 1 होती है। हाइपरबोला के केस में वो ग्रेटर देन 1 होती है। तो इन इलिप्स और हाइपरबोला और सर्कल और पैराबोला की स्टडी हम लोग सेपरेटली करेंगे, जहाँ पे ये देखेंगे कि कैसे ये सेंट्रिसिटी जो टर्म है ई, ये डिफाइन करता है इन सभी कोनिक सेक्शंस को। तो ये अपना कोनिक सेक्शन का पार्ट है। ये चारों कोनिक सेक्शंस हमें पढ़ने होते हैं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में जब डेल्टा इक्वल टू जीरो है, यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की स्टडी करनी है, राइट। तो अब ये ओवरव्यू मिल चुका है, इसके आगे हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे और सभी कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में देखेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।